DAVV MBA थर्ड सेमेस्टर करिकुलम स्पेशली फॉर फाइनेंस गाइस। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, मोस्टली थ्योरेटिकल है तो स्टूडेंट्स इसको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। और स्पेसिफिकली यूट्यूब पे DAVV के कंसर्न फोकस रह के कोई भी लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। सो स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं रहा है एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग देयर MBA एंड नाउ थर्ड सेमेस्टर में ऑल ऑफ अ सडन दे आर गोइंग टू स्टडी स्टॉक मार्केट, RBI नॉर्म्स एंड एवरीथिंग एल्स, इंटरनेशनल ट्रेड। सो अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है ऐसे टर्म्स के साथ कोप अप करना। तो मैं जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस पर मैं फाइनेंस के सारे सब्जेक्ट्स कवर करने जाऊंगा DAVV के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर DAVV ने सेट किए हैं 15 ईयर्स 17 ईयर्स, वो सारे हम एट द एंड ऑफ दिस सीरीज एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि आपको कितना बेस्ट हेल्प मिल सके अपने MBA फाइनेंस को एस करने में और अच्छे मार्क्स लाने में विथ लो एफर्ट। बेसिकली ये सब्जेक्ट ऐसे टर्म्स और ऐसे कंसेप्ट से अवेयर कराएगा जिसके बिना आप फाइनेंस सेक्टर में काम नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट। दैट्स वाई स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं या फिर इसमें 80 सबसे ज़्यादा आती है। तो ये DAVV का प्रिस्क्राइब सिलेबस है, इसमें 7 यूनिट्स है। हम 1 बाय 1 7 to 8 वीडियोस में सारी यूनिट्स कवर कर दूँ, सारे टॉपिक्स कवर कर दूँ, और जो लास्ट वीडियो सीरीज में आएगी उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सम अप कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट यूनिट इज इंडियन एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो DAVV का सिलेबस है और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, आपको वो समझ में आएगा। और एट द एंड ऑफ द थर्ड सेमेस्टर एंड कंप्लीटिंग ऑल द फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपने व्यूज एंड थॉट्स एंड न्यूज को रीड करके समझ सकेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है, राइट। जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, CRR, SLR, दीज आर वेरी बेसिक टॉपिक्स टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। एंड 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे ऑब्वियसली। फर्स्ट इज 60 मार्क्स थ्योरी एंड सेक्शन बी होगा केस स्टडी। केस स्टडी बहुत ट्रिकी होती है एंड इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स स्कोर कर पाते हैं। चलिए आज आते हैं, हमारा आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंडियन एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली बात, फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे कि लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स, ये आपस में कांटेक्ट करते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज करते हैं फंड्स। सो अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? जो पैसा लेंड करते हैं, जो पैसा क्रेडिट पे देते हैं, जैसे कि बैंक्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बिजनेसेस में, इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। शार्क टैंक आप सबने देखा होगा, जो उसमें शार्क्स बैठे हैं वो इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा देते हैं। एंड बोरोवर्स कौन होते हैं? जो लोन लेते हैं। सो दिस सिस्टम रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? एक नेटवर्क होता है इंस्टीट्यूशंस का। कौन से इंस्टीट्यूशंस? जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। ये सारी बॉडीज, ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपस में फंड्स का एक्सचेंज करते हैं ताकि इकोनॉमी आगे बढ़ सके, बिजनेसेस आगे बढ़ सकें। जैसे कि हमारे श्री प्रधानमंत्री ने इतनी सारी स्कीम्स निकाली हुई है, मेक इन इंडिया एंड PLI स्कीम्स, जिसके तहत अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, MSME बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये सारा पैसा कैसे आता है? ये सारा पैसा ये फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू आता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें कि इंस्टीट्यूट्स लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, ये आपस में फंड्स एक्सचेंज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इकोनॉमी बढ़ सके, ये इंस्टीट्यूट्स प्रॉफिट कमा सके एंड बिजनेसेस एक्सपांड कर सके, मतलब सबका साथ सबका विकास हो सके इन अ नटशेल। ओके, सबसे मेन फंक्शन क्या होता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का? कि जो कॉमन पीपल है ना, लाइक अस, उनकी सेविंग्स बैंक में जमा हो डिपॉजिट के तौर पे, और वो डिपॉजिट बैंक बिजनेसेस को लोन के तौर पे प्रोवाइड करे। इससे क्या क्या हो रहा है आप ध्यान दीजिएगा। आपका डिपॉजिट बैंक में है, आपकी FD में इनकम जनरेट हो रही है, FD है या फिर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो उसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है। सेकेंड चीज, बैंक पैसा कमा रहा है लोन लेके आपके पैसे से, ठीक है। तीसरी चीज, जिस बिजनेस को ये पैसे मिले हैं उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, उसने कुछ प्लांट्स परचेज किए रहेंगे, तो आप देख रहे हैं आपके एक अमाउंट से इतना बड़ा एक सर्कुलर फ्लो क्रिएट हो जाता है। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू डिस्ट्रीब्यूट savings from individual and businesses to productive investments
and allocate capital efficiently and manage risk. Second point इसमें क्या दिया है, institutions within a financial system include everything, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड गवर्नमेंट ट्रेजरीज। गवर्नमेंट ट्रेजरीज क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि बैंक एफडी प्रोवाइड करता है ना, हमको एफडी ऑफर करता है ना, वैसे ही जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। देखो, पुलिस जो हमको पकड़ के 250-500 रुपए का चालान बनाती है वो तो एक सोर्स है ही, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, उसके साथ साथ ट्रेजरीज इशू करती है। यू सी, द लास्ट पॉइंट सेज फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट ऑन फर्म, स्पेसिफिक, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स। जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, सीधी सी बात है, 4 लेवल पे एग्जिस्ट करता है। एक फर्म लेवल, फर्म लेवल क्या होता है कि किसी एक कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। सपोज कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो पहले वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से उसका कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, फिर सपोज उसका रॉ मटेरियल आता है, और रॉ मटेरियल आने के बाद वेंडर्स को पेमेंट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना, उसको हम फर्म लेवल पे बोलते हैं। फिर एक होता है रीजनल लेवल, कि सपोज इंदौर है, तो इंदौर के जितने लोकल बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स हैं, वो आपस में कैसे बीआर एक्सचेंजेस करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है ना यार। जैसे हर कॉलेज का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हम ऐसे ही फंक्शन करेंगे, हमारे यहाँ ये ड्रेस कोड है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्सेट्रा। थर्ड आता है नेशनल लेवल, कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एंड फोर्थ लेवल इज ग्लोबल लेवल। इजी है याद रखना। फर्स्ट इज फर्म लेवल, किसी एक कंपनी स्पेसिफिक का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। सेकंड इज रीजनल लेवल, थर्ड इज नेशनल लेवल, फोर्थ इज ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल में क्या होता है, जैसे यूएसए का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, रशिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। हम ये जब डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे माइंड में स्विफ्ट करके एक चीज आ रही है। आपने सुना इसके बारे में, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था आज से 3 इयर्स पहले 2022 में, तो यूएसए ने रशिया को स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम से हटा दिया था। तो स्विफ्ट क्या होता है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जो लास्ट लेवल है, दैट इज बिगेस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी इकोनॉमीज क्या फंक्शन करती हैं। तो यूपीआई क्या है, यूपीआई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। कोई भी चीज जो कि फंड्स का अकोमोडेशन, फंड्स का ट्रांसफर, फंड्स का एलोकेशन, फंड्स का इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करती है, वो खुद एक फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होती है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में बताया गया। तो सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के हम मेजर हेड्स देख लेते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 2, फाइनेंशियल मार्केट्स। नंबर 3, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज। नंबर 1 हेड जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि हमारे बैंक्स हो गए, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक। देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सुनने में आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे। ये वो कंपनीज होती हैं, ये वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन वो बैंक जैसा फंक्शन जरूर कर सकते हैं। हाँ, मैं बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। बजाज फाइनेंस आपको लोन प्रोवाइड करता है ना, ईएमआई प्रोवाइड करता है ना। बजाज फाइनेंस 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, प्रॉपर्टी, मॉर्गेज एंड फोन ईएमआई पे, आपको जो भी चीज़ ईएमआई पे लेनी है, बजाज फाइनेंस आपको ईएमआई प्रोवाइड करता है। बट क्या वो एक बैंक है बजाज फाइनेंस? नहीं, वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। सेकेंड हेड, फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है? देखो, किसी भी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट होता है ना, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के मूव्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी कैसा कर रही है उसका रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। ऐसी कंट्री का स्टॉक मार्केट देखें जो कि डेवलपमेंट फेज में हो, जहाँ प्रोग्रेस हो रही हो, जहाँ बिजनेसेस प्रॉस्पर कर रहे हो, जहाँ पे मिडिल क्लास की इनकम ईयर बाय ईयर बढ़ रही हो, तो वहाँ का स्टॉक मार्केट भी आपको ऑल टाइम हाई पे दिखेगा। सपोज जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, इंडिया का स्टॉक मार्केट कौन कौन ट्रैक करता है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, उसका इंडेक्स का नाम बताइएगा आप मुझे कमेंट्स में। जो थर्ड मेन हेड है वो है फाइनेंशियल एसेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज। ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसी कंपनीज की बात कर रहा है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कंज्यूमर्स की हेल्प, कंपनीज की हेल्प करती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। तो ऐसी कंपनीज 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज फंड बेस्ड, सेकंड इज फीस बेस्ड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपका पूरा फोकस फर्स्ट मेन हेड पर आ जाना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज द मेन पार्ट ऑफ रनिंग द इकोनॉमी स्मूथली। जैसा कि हमने पहला डिस्कस किया था, इट प्रोवाइड्स द फ्लो ऑफ फाइनेंस इन द इकोनॉमी which leads to the development of the country, right? So यहाँ पे क्या बोल रहा है,
It provides the flow of finance in the economy which leads to the development of the country. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी कंट्री में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रिसोर्सेस होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना कि उसके जो रेवेन्यूज हैं, उसका जो गवर्नमेंट बॉन्ड से जो पैसे आते हैं, जो पैसे अर्न करती है, उसको कहाँ पे पार्क किया जाए, कहाँ पे अर्न करने के लिए इन्वेस्ट किया जाए। द फॉलोइंग आर द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेकंड फाइनेंशियल मार्केट्स, थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, असेट्स, सिक्योरिटीज। ये टॉपिक जो अब हम रीड कर रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्लासिफिकेशन क्या है? यही तो है क्लासिफिकेशन। सी, दिस इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड फर्स्ट मेन हेड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेकंड मेन हेड इज फाइनेंशियल मार्केट्स, थर्ड मेन हेड इज फाइनेंशियल सर्विसेज, और फोर्थ आप बना सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। सो जो फर्स्ट मेन हेड है हम उसको डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आप खुद से आंसर दे पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, राइट। सो लेट्स रीड इट। द एंटिटीज दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बैंक्स, credit unions, insurance companies, investment banks, and pension funds are called financial institutions. They act as intermediaries. Intermediaries क्या होता है? दो लोगों के बीच में broker बन के काम करना. So they act as intermediaries between savers and borrowers and channelizing funds from savers to borrowers, right? जो कि हमने स्टार्टिंग पे डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का लाइक बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनका काम क्या होता है कि जो रिटेल पब्लिक है, जो हम जैसे लोग जो सेव करते हैं, हमारा आज भी जो फोकस होता है इंडियन हाउस होल्ड्स का, हमारा फोकस होता है मनी सेविंग पे, राइट, ना कि मनी इन्वेस्ट करने पे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को देख लीजिएगा कि कितने लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग व्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कितने लोग करते हैं, तो उसका परसेंटेज हार्डली 5 to 10% होगा। सेकंड पॉइंट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेड होता है? शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में क्या शेयर्स ट्रेड होते हैं? नहीं, वहां पे कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में करेंसी ट्रेड होती है, जैसे कि यूएसडी, आईएनआर, येन, पाउंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बार बार रीड कीजिएगा, तो देन ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड एनी गाइड, अदर कोर्स, और यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। नाउ कम्स फंक्शंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कोर कंसेप्ट को पकड़ लिया है तो ये फंक्शंस कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से अपने मन से एग्जाम में लिख सकते हो। नंबर 1 पॉइंट दैट कम्स इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन क्या होता है कि सेविंग्स का बेटर यूज करना, बेटर इस्तेमाल करना। तो सपोज हम जो कॉमन हाउस होल्ड में एक प्रैक्टिस होती है, मम्मी सेव करके रखती है पैसा, लेकिन वो जो तिजोरी में पैसा रखा हुआ होता है, क्या उस पर कोई हम रिटर्न कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे हैं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करने पे जहाँ पे जिसकी सेविंग्स है वो हाउस होल्ड भी पैसे कमा पाए, अच्छा प्रोडक्टिव यूज कर पाए, और जो बैंक से बीच में जो ये ट्रांजेक्शन अवेल करवा रही हैं वो भी प्रॉफिट बना पाए। नेक्स्ट कम्स फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सीधी सी बात है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हमने देखा पीछे कि ये सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, राइट। थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। अगेन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है इकोनॉमी को ओवर लेवरेज जाने से। जैसे आरबीआई है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है ना आरबीआई, तो आरबीआई हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट। कैसे करता है? मॉनेटरी पॉलिसी लाके, फिस्कल पॉलिसी लाके। जब भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट होने लगती है, तो आरबीआई आता है और रेपो रेट बढ़ा देता है। इसको हम आगे वाले कुछ यूनिट्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है? प्राइस तो पता है किसी चीज़ का रेट, डिस्कवरी क्या होता है? लेट्स सी। देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, कोई शेयर कितने रेट पे ट्रेड करेगा, कितने रेट पे आप उसको खरीदेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये कोई एक इंसान या फिर एक कोई ग्रुप या फिर एक इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं करता है। ये डिसाइड करती है डिमांड और सप्लाई। डिमांड यानी बायर्स, सप्लाई यानी सेलर्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम का जो पार्ट है हमारा स्टॉक मार्केट हेल्प करता है स्टॉक्स, शेयर्स और बॉन्ड्स, इनकी प्राइस डिस्कवरी में, राइट। जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी वो उतना ऊपर जाएगा, सीधी सिंपल बात है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इज स्टॉक मार्केट being a part of the financial system, helps in price discovery. Price discovery of what? Price discovery of shares, bonds and many other securities traded on stock exchange. Now facilitation of payments. ये जो फंक्शन है ये तो बेसिक फंक्शन ही है ना, बैंक पेमेंट्स हमारी प्रोसेस करता है, यूपीआई करता है, हम एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, ये सब किसके थ्रू करते हैं? बैंक के थ्रू करते हैं, राइट। तो फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हम आगे वाली स्लाइड्स में अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन।
अभी जस्ट मैंने एक पॉइंट बोला था आरबीआई वाला, कि जब भी आरबीआई देखता है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट होने लग रही है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं चीज़ों के, तो वो आता है और रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स है ना हमारे, जो हमको लोन, डिपॉजिट, एफडीज और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप इतना समझिए ये सारे जो लोन के इंटरेस्ट रेट है ना वो बढ़ा देते हैं। लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो जो बिजनेसेस हैं और हम जैसे जो कॉमनर्स हैं वो लोन कम लेते हैं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है इकोनॉमी में और कंजम्पशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन रिफर्स टू कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये हेल्प करता है जितने भी सोसाइटी के क्लासेस और स्टेटस हैं ये सब एक साथ ग्रो करें, राइट। प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना निकाली थी, ऐसी काफ़ी स्कीम्स निकाली हुई है कि जो बैकवर्ड क्लासेस को भी मोटिवेट करे कि आप अपना बैंक अकाउंट खोलें। और ये जो डिजिटल इंडिया एक जो मूवमेंट है, इसमें आप भी एक अपना फुटप्रिंट डिजिटल छोड़े, इसलिए सबके बैंक अकाउंट्स खुलवा दिए पकड़ के मोदी जी ने। नेक्स्ट इज सेफ गार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऑफकोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, प्राइस डिस्कवरी, मार्केट्स अच्छे चल रहे हैं, पेमेंट्स फैसिलिटेट बहुत अच्छे से हो रही हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है किसी मार्केट में, तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, जो कि दूसरी कंट्री से इंडिया इन्वेस्ट करने आते हैं, तो उनकी नंबर बढ़ने लगता है, तो उनका नंबर बढ़ने लगता है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं और ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं, जिसके कारण अगेन हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा होता है। ये पूरा एक विशेष साइकिल है, ये पूरा एक सर्कल है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। इंटरमीडिएशन आई डोंट थिंक सो ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जो बैंक है वो बिजनेसेस और जो हम कॉमनर्स हैं हमारे डिपॉजिट्स, इनके बीच में इंटरमीडिएट एक ब्रोकर बन के काम करते हैं, हमारी सेविंग्स लेते हैं, हमको 4-5% साल का इंटरेस्ट दे देते हैं और वो खुद कमाते हैं 12-13%, जो बीच का स्प्रेड बच गया वो बैंक का प्रॉफिट। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो। कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज भी फ्री हैं आपके, और वहाँ पे अपना क्वेश्चन ओपनली पोस्ट कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का चार्ट है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। क्यों, कहीं ये पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको ये चार्ट लर्न हो जाएगा ना, देन ट्रस्ट मी आपको आधे से ज़्यादा चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको ये फ्लो चार्ट याद रहेगा, तो आपको पता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस मेजर हेड के अंदर आता है। तो आपको सबसे पहले 4 मेजर हेड्स के नाम याद कर लेने। कंपोनेंट्स क्या क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आते हैं? बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या आता है? स्टॉक मार्केट आता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे डेट मार्केट, मनी मार्केट आता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या होता है? स्टॉक मार्केट होता है, डेरिवेटिव्स होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, राइट। इन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होता है? मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, लीजिंग, हायर परचेज, ईएमआई, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो हम सबसे फर्स्ट मेजर है डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये मैं आपको ओरली समझाना चाहता हूँ, बिकॉज आपको नोट्स मिल जाएंगे ना, तो आप उसको नोट्स को देख के कॉपी करके उसको छोड़ देंगे, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं आपका सारा फोकस अभी यहाँ पे चाहता हूँ और आप इसको समझें अच्छे से। इस चार्ट को याद करिए, अभी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और 2 एरो डाउन करके लिखिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर नथिंग बट योर रेगुलर बैंक्स, बी इट कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स। पब्लिक बैंक्स क्या होते हैं? जो बैंक गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे डिफरेंट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं? कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? ऐसे बैंक्स जिनका मेन मोटिव हो बैंकिंग करने का, प्रॉफिट कमाना। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? आर रिटेल एंड कमर्शियल बैंक्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस, जो किसी कोऑपरेटिव पर्पस के लिए डेवलप्ड हो। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हमने वीडियो के स्टार्ट में पढ़ा था। कौन से इंस्टीट्यूट्स होते हैं? जो बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी हो गया, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। तो ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये यूजुअली कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, जैसे जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनसे ज़्यादा एफडी वगैरह में इंटरेस्ट देते हैं ताकि कस्टमर बेस एक्वायर कर सकें। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये चार्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अच्छे से समझिए। फाइनेंशियल मार्केट्स, अब जो हमारा फर्स्ट हेड था दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट कम्स फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को हम समझेंगे उसके पहले ये जान लेते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स आर प्लेटफॉर्म्स वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन हो गए हैं आजकल तो, जहाँ पे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसीज ट्रेड होती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक लाइव स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग होती है। यू सी दिस इज अ चार्ट ऑफ द एचडीएफसी बैंक। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप सिर्फ इतना देखिए कि एचडीएफसी बैंक का एक शेयर अभी कितने रुपए में अवेलेबल है। अगर आपको अभी जाके मार्केट में एक शेयर खरीदना है एचडीएफसी बैंक का,
तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो डीमैट अकाउंट एक स्टॉक ब्रोकर के पास खुलेगा, उसके बाद अपने फंड्स ऐड करेंगे और एक HDFC का शेयर खरीदने के लिए आपको 1991 रुपीज़ स्पेंड करने हैं। तो ये स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे आप बाय बटन देख सकते हैं, ये सेल बटन देख सकते हैं। तो आपको बाय पे प्रेस करना है, आपको अपना ब्रोकर चूज करना है और आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टॉक की ट्रेडिंग। बॉन्ड मार्केट्स, तो जैसे स्टॉक आप खरीद सकते हैं ना, HDFC हो गया, आप एक रिलायंस का स्टॉक खरीद सकते हैं। कितने रुपीज़ में अवेलेबल है, लेट्स सी। रिलायंस का एक शेयर खरीदने के लिए आपको 1373 रुपीज़ चाहिए। और कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक देख सकते हैं कि अगर आपको उसका शेयर खरीदना है तो एक शेयर कितने में अवेलेबल है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का एक शेयर 1978 रुपीज़ का अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आगे जाके आपको फोर्थ सेमेस्टर में उसमें स्टॉक मार्केट का डीप में डिस्कशन है। और फोर्थ सेमेस्टर में तो सारी स्ट्रेटेजीज आपको ये समझनी पड़ेंगी। बेयर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, बटरफ्लाई, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, वर्टिकल स्प्रेड, ये सब समझने के लिए तो आपको स्टॉक मार्केट से इंट्रोडक्शन तो कराना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं चलेगा। तो ये सारे स्टॉक्स हो गए, स्टॉक्स यानी शेयर्स कंपनीज के। और बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज के थ्रू। तो बॉन्ड के हम एग्जांपल समझते हैं। ये देखो कुछ बॉन्ड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा रखे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 6 ईयर यील्ड बॉन्ड है, इंडिया 6 ईयर LPS गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मतलब ये बॉन्ड ऐसा है कि अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो आपका 6 ईयर्स के लिए पैसा लॉक हो जाएगा और आपको 6.358% पर एनम मिलेगा। तो ये बॉन्ड्स भी ऑनलाइन ट्रेड होते हैं आजकल, ठीक है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसी तरीके से मनी मार्केट्स भी ऑनलाइन ट्रेड होते हैं, फॉरेक्स भी ऐसे ही ट्रेड होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि $1 का इंडियन रुपीज़ में क्या रेट चल रहा है, तो आप मुझे बताएंगे 86 चल रहा है, 87 चल रहा है, उसके अराउंड चल रहा है। बट आपको ये रेट कहाँ से मिल रहा है, कैसे पता आपको कि कितना चल रहा है? आपने कहीं देखा होगा ना, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में देखा होगा, ऑनलाइन मीडिया में कहीं पे देखा होगा। तो आपको 87.48 रुपीज़ मिलेंगे $1 के बदले। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अच्छा रहने दो, अच्छा चलो पूछ ही लेता हूँ कि 87 रुपीज़ चल रहा है हमारा USD INR, ठीक है। तो ये लगातार पिछले 2 सालों से बढ़ रहा है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या इसका बढ़ना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट पॉइंट सेज फाइनेंशियल मार्केट्स कैन इन्वॉल्व सिक्योरिटीज और असेट्स लिस्टेड ऑन रेगुलेटेड एक्सचेंजेस और ट्रेडेड ओवर द काउंटर। चलो ये दो न्यू टर्म्स आ गए हैं यहाँ पे, हम इसको समझेंगे। फर्स्ट इज एक्सचेंजेस, सेकंड इज ट्रेडेड ओवर द काउंटर। एक्सचेंजेस का मतलब क्या होता है, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सेबी है, SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने एक सिस्टम डिजाइन कर रखा है जिससे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग फैसिलिटेट होती है। तो उसका नंबर वन जो कंपोनेंट है, जैसे कि अभी हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा है, उसके अंदर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे नंबर वन जो सेबी के बाद इंस्टीट्यूट आता है, दैट इज एक्सचेंज, जिसकी तरफ से ट्रेडिंग फैसिलिटेट होती है, जो ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग, ऑर्डर पंचिंग ये फैसिलिटेट कराता है। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में मेजर दो एक्सचेंजेस हैं। फर्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट्स सी, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ NSE and BSE। ये NSE इंडिया की वेबसाइट है, आप इसको ओपन करिए, रेगुलरली डेली थोड़ा थोड़ा इसको चलाइए, उसके बारे में जानिए कि किस सेक्शन में क्या डेटा मिलता है, इसके बारे में आप अवेयर हुइए। बिकॉज आपको आने वाले सारे सब्जेक्ट्स में, यूनिट्स में और फोर्थ सेमेस्टर में तो पूरा यही पढ़ना है गाइस। बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट आपको ये सब पता होना चाहिए। तो NSE इंडिया की वेबसाइट में आ जाइए और यहाँ पे आप मार्केट डेटा ओपन कर लीजिए। मार्केट डेटा ओपन करने के बाद आप इंडाइसिस एवरीडे देखिए, कौन से इंडेक्सेस हैं, ये हमारे इंडिया के सबसे मेजर इंडेक्सेस हैं जो उनके नाम है। तो जैसे NSE है वैसे ही BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये BSE की वेबसाइट है। तो NSE एंड BSE ये दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया। गॉट इट। ओवर द काउंटर क्या होता है, ओवर द काउंटर समझने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE के बारे में और जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में और भी एक्सचेंजेस हैं, सिर्फ दो एक्सचेंज नहीं, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप दो ही समझ लीजिए, दो ही जान लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है ना उसको फैसिलिटेट करवाते हैं। अगर एक्सचेंजेस बंद हो जाए तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। जब भी कोई बायर जिसको शेयर खरीदना है ऑर्डर लगाता है कि मुझे 10 शेयर इस रेट पे चाहिए, तो वो अपना ऑर्डर लगाएगा, किस पे लगाएगा, अपने ब्रोकर के ऐप में। ये इतने सारे ऐप्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करके अपना अकाउंट कोई भी किसी में भी खुलवा सकते हैं। जो एक्सचेंजेस होते हैं तो वो रेगुलेटेड होते हैं अंडर द परव्यू ऑफ सेबी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होती है। यहाँ पे स्कैम या फिर यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता, सामने वाला बायर पैसा लेके भाग गया आपका, या फिर जो सेलर है वो पैसा लेके भाग गया।
लेकिन इसका अपोजिट होता है ओवर द काउंटर मार्केट, एक्सचेंज के बाहर डील कर लेना। देखो मैं एक्सचेंज में डील करूंगा तो मेरा बाय ऑर्डर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो भी मैंने चूज किया रहेगा उसके पास जाएगा। फिर सेलर से मुझे शेयर्स मिलेंगे, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। लेकिन ओवर द काउंटर जो कभी कभी ऐसी डील्स होती हैं जो एक्सचेंज में ना होके दो लोग आपस में डील कर लेते हैं, दो लोग आपस में डील कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर मार्केट।